गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 13 मई और 13 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके। चाहे आप यूपीएससी की दे रहे हो, पीसीएस की दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, सब में मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। साथ ही में मित्रों, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में हर रोज़ कैसी घटनाएं घटती है, इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये महत्वपूर्ण बनेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में मित्रों, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है ए 11 मई को। तो मित्रों हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। क्यों 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाए? तो मित्रों 11 मई 1998 को 5 परमाणु विस्फोटकों की श्रृंखला पोखरण 2 के परीक्षण किए गए थे। और मित्रों राजस्थान में मित्रों भारतीय सेना ने पोखरण जो टेस्ट है उसमें शक्ति-1 नाम का शक्ति-1 के परीक्षण के साथ यह कार्य किया था। और दूसरा मित्रों 1998 में मित्रों नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने बेंगलुरु से मित्रों उड़ान भरी थी। और डीआरडीओ ने मित्रों यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किया था इसी दिन को। और इसीलिए मित्रों हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इस साल मित्रों नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या है? तो इस साल नेशनल टेक्नोलॉजी की थीम है साइंस एंड टेक फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब डीआरडीओ के द्वारा मित्रों ये बनाया गया था। तो डीआरडीओ के बारे में हम जान लेते हैं मित्रों। डीआरडीओ का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी प्रेजेंट टाइम पे डीआरडीओ के चेयरमैन है। और हाँ मित्रों, डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है मित्रों बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस योजना के तहत 1 लाख टन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है सी पीएमजीकेवाई, मतलब प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मित्रों हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी गरीब लोग हैं उनको मित्रों अनाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मित्रों इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। और मित्रों इस साल जो भी एनएफएसए के जो लाभार्थी है उनको मासिक 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये दिया जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए किस देश ने अपने नियम बदले? तो मित्रों इसका आंसर है बी पाकिस्तान। तो मित्रों हाल ही में पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में 2018 से ही है। ओके, और इस साल मित्रों उन्होंने ग्रे लिस्ट में से बाहर आने के लिए अपने जो नियम है वो बदले। मित्रों एफएटीएफ का फुल फॉर्म मित्रों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उन्होंने मित्रों 2018 में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था कि जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवादी लोग हैं उनको वो पनाह दे रहा था। और इसीलिए मित्रों उन्होंने क्या किया 2018 से ही मित्रों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था। अब एफएटीएफ ने किया था तो एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो एफएटीएफ की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो मित्रों G7 की पहल के अनुसार 1989 में यह एक अंतर सरकारी निकाय है। ओके, और यह मित्रों क्या करती है? ये नीति निर्माण का कार्य करती है। जितने भी जो राष्ट्रीय विधायिक और नियामक सुधार है उनको लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक होगा उत्पन्न करने के लिए काम करता है। और मित्रों एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मित्रों पेरिस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है। ओके, अब ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है क्या? ब्लैक लिस्ट में किन देशों को शामिल किया जाता है, ग्रे लिस्ट में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो मित्रों ब्लैक लिस्ट है कि जो भी देश मित्रों जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं वैसे देश को मित्रों ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। और मित्रों इन देशों को जुड़ने या हटाने के लिए नीति नियमित रूप से मित्रों ब्लैक लिस्ट को संशोधित करता है एफएटीएफ।
अब ग्रे लिस्ट में किन देशों को शामिल करता है, तो मित्रों ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी आतंकवादी है उनको पनाह देता है और उनका समर्थन करते हैं, उन लोगों को मित्रों ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और उन्होंने मित्रों क्या कहते हैं कि उनको ये ग्रे लिस्ट में एक चेतावनी दी जाती है उन देशों को कि आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। अब FATF के ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में आने से होता क्या है, तो मित्रों अगर कोई भी देश FATF के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आता है तो वहाँ क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कम हो जाता है और कोई भी जो बाहरी देश होता है, बराबर, कोई भी फॉरेन कंट्री होती है वो उन देशों में अपना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती और वहाँ के जो उद्योग धंधे होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए मित्रों हर कंट्री जो है वो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट से बचने की ताकत करती है। ओके, बट पाकिस्तान को मित्रों 2018 में से 14 में से ब्लैक लिस्ट में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और अब वो अपने नीति नियम बदलेगी ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के लिए वर्ष 2021 और 22 के लिए कितने रुपए का आवंटन बढ़ा है, तो मित्रों इसका आंसर है डी 2250 करोड़ रुपीज़, यानी कि 2250 करोड़ रुपीज़ का आवंटन जो है वो बढ़ा है। मित्रों इस बारे में हम बात करें तो मित्रों भारतीय बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यह योजना एक है। मित्रों इसमें जो भी केंद्र सरकार है वो सब्जियों, फलों, जड़ों, कंदमूल जैसे फसल होती है, तेमज सुगंधी जो पौधे होते हैं, फल, फूल, मसाले, बांस, नारियल, काजू, कोको, इन सबको शामिल किया गया और इन सब के विकास के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है। मित्रों इसमें क्या है, तो इसमें जो MIDH वो राज्य बागवानी मिशनों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, केसर मिशन और नेशनल मिशन फॉर अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को तकनीकी सहायता और सलाह भी प्रदान करता है। और यह मित्रों किसके अंतर्गत काम करती है, तो यह मित्रों हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उनके अंतर्गत यह कार्य करती है। और इसमें क्या होगा, तो मित्रों भारत सरकार पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के हिमालयन जो राज्य होते हैं उनको छोड़कर सभी राज्यों में मित्रों विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 85% योगदान देती है और बाकी का 15% योगदान जो है वो राज्य सरकार देगी। और पूर्वोत्तर और हिमालयन राज्यों में मित्रों पूरी 100% जो है वो भारत सरकार इसका आवंटन देगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय कोरोना वायरस संकरण की घोषणा की जिसे किस नाम से जाना गया है, तो मित्रों इसका आंसर है B.1617। तो मित्रों हाल ही में WHO ने मित्रों जो हमारे भारत में जो कोरोना का स्ट्रेन है उसको एक नया नाम दिया गया है जो B.1617 से नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है और तेज़ी से वृद्धि करने वाला ये वायरस है, यानी कि ये वायरस जो है वो तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है और इसी की वजह से हमारे देश में जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन देखा गया है और इसी की वजह से कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ने लगे। अब WHO के द्वारा दिया गया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा खाते और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है, तो मित्रों टेड्रोस अथानम घेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस दर्दियों का इलाज फ्री कर दिया है, तो मित्रों इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। तो मित्रों हाल ही में महाराष्ट्र ने जितने भी ब्लैक फंगस दर्दी है इनको इलाज करने के लिए फ्री में अब बोल दिया कि भाई अब किसी भी ब्लैक फंगस दर्दी को के पास कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और हाँ मित्रों मैंने कल ही बताया था ब्लैक फंगस क्या है, तो मित्रों यह एक म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है। ओके, और यह क्या होती है, जितने भी डायबिटीज लोग होते हैं जो भी कोरोना संक्रमण होता है उनको ये बीमारी होती है और इसमें मित्रों जो हमारे आंखों की रोशनी है वो भी चली जाती है। ओके, अब महाराष्ट्र ने इसे फ्री किया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है। और मित्रों महाराष्ट्र के बारे में और भी जाने तो मित्रों महाराष्ट्र ने जो बात करें तो ऑन व्हील्स जो वैक्सीन है वो भी महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं महाराष्ट्र ये रहा, जितने भी ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है आप सबको ये महाराष्ट्र ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की के लेडी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है,
तो मित्रों इसका आंसर है डी, उज्ज्वला सिंघानिया। तो मित्रों हाल ही में फिक्की ने मित्रों लेडी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वला सिंघानिया की नियुक्ति की है। अब फिक्की ने की है तो फिक्की के बारे में हम जान लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। और मित्रों यह एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे इसके स्थापक। और प्रेजेंट टाइम पे फिक्की के चेयरपर्सन कौन है? तो उदय शंकर प्रेजेंट टाइम पे फिक्की के चेयरपर्सन है। ओके, और मित्रों जो अभी बनी है उज्ज्वला, उज्ज्वला सिंघानिया, वो फिक्की के मित्रों लेडी समूह की 38वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विविध मुद्दों पर चर्चा की गई थी? तो मित्रों इसका आंसर है बी, पीयूष गोयल। तो मित्रों हाल ही में पीयूष गोयल ने मित्रों जितने भी निर्यात संवर्धन परिषद है इनके साथ बैठक की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चर्चा की। और मित्रों इसमें इसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को भी शामिल किया गया था। और इसमें कहा गया कि अप्रैल 2021 में भारत का जो निर्यात है वो 30 अरब डॉलर का था, जो अप्रैल 2020 की कंपैरिजन में मित्रों 197% की वृद्धि हुई है। और 2019 की बात करें तो 2019 से मित्रों 16% बढ़ोतरी हुई है। ओके, और उन्होंने कहा है कि मई 2021 के पहले सप्ताह में निर्यात का जो मूल्य है वो 2019 और 20 की तुलना में 9% बढ़ जाएगा। ऐसे मित्रों हमारे जो पीयूष गोयल है वाणिज्य मंत्री, उन्होंने ऐसी आशंका दिलाई है। और मित्रों पीयूष गोयल जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री भी है और वाणिज्य और व्यापार मंत्री भी वही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चौथी वित्तीय वार्ता का आयोजन किया? तो मित्रों इसका आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। तो मित्रों हाल ही में भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ चौथी वित्तीय वार्ता का आयोजन किया। और इसमें मित्रों किस बात पर इसमें किस किस लोगों ने चर्चाएं की? तो मित्रों हमारी तरफ से आर्थिक मामलों के जो सचिव थे मित्रों अजय सेठ, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। और स्विट्जरलैंड की तरफ से मित्रों वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए जो राज्य सचिवालय के जो राज्य सचिव है डेनियला स्टॉफेल, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और भारतीय प्रतिनिधित्व में आर्थिक मामलों के जो विकास, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस वार्ता में शामिल हुए थे। अब मित्रों हमने स्विट्जरलैंड के साथ बैठक की, तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्विट्जरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो गोई परमेलिन प्रेजेंट टाइम पे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आप मैप में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पे? ओके, फ्रांस के बाजू में ही है। ओके, इसकी बॉर्डर किस किस कंट्री को होती है? तो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, नीचे गायोना है। ओके, तो ये सब कंट्री वहाँ पे रहती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों आज का फैक्ट के बारे में हम बात करें तो मित्रों आज है एनआरसी के बारे में मैं लेकर आया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि असम के मुख्यमंत्री के तौर पे मित्रों हेमंत बिस्वा का नियुक्ति की गई है। और इसीलिए उन्होंने फिर से मित्रों ये एनआरसी का जो मुद्दा है वो उठाया। तो मित्रों एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो मित्रों नेशनल रजिस्टर फॉर अ सिटीजन। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि उनकी जो गठबंधन सरकार है उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक सीमा और शेष जिलों में 10% साझा करने के लिए नागरिकों की अद्यतन सूची के 20% पक्ष लिया है उन्होंने। मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने असम में 1951 के जो एनआरसी को अपडेट करने की जो कवायद पर उन पर नज़र रखी थी। और 3.3 करोड़ आवेदकों में से लगभग 19 लाख जो अद्यतन है उनको बाहर रखा गया है, बराबर। और हम बात करें मित्रों एनआरसी के बारे में, तो जो एनआरसी है वो उन लोगों का आधिकारिक रिकॉर्ड है जो कानूनी रूप से भारतीय नागरिक है। इनमें सभी व्यक्तियों के बारे में जनसंख्या की जानकारी शामिल है जो नागरिकता अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में जाना जाता है। ओके, उनको भारत का नागरिक का जो सिटीजनशिप है वो मिला है। और यह रजिस्टर मित्रों सबसे पहले भारत की 1951 की जो जनगणना है उनके बाद तैयार किया गया था। और तब से इसे हर साल मित्रों अपडेट नहीं किया गया था। ओके, हाल तक उसे अपडेट नहीं किया गया था। जो 1951 में था उससे अब तक अपडेट नहीं किया गया, वही के वही रखा है।
और अब तक मित्रों इसके तहत एक डेटाबेस केवल असम राज्य के लिए ही रखा गया है। ओके, जो एनआरसी है वो सिर्फ मित्रों असम में ही लागू है, पूरी कंट्री में लागू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।